जनवरी से ही फ्रांस में विरोध प्रदर्शन हो रही है और लोग सड़कों पर है। यह विरोध प्रदर्शन पेंशन मिलने की उम्र में किए गए बदलाव के खिलाफ है। सरकार के खिलाफ विरोध फ्रांस में ही नहीं दूसरे देशों में भी हो रहे हैं। हमारा पैसा हमारा हिसाब में आपका स्वागत है। जैसे जैसे दुनिया आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है, दुनिया भर की सरकारें बजट में कटौती कर लोगों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। सार्वजनिक खर्चों में कटौती, सामाजिक कल्याण योजनाओं में कटौती, राजस्व घाटे को कम करना, सभी देश इसी मंत्र पर चल रहे हैं। भारत भी इनसे अलग नहीं है। The world has recognized the Indian economy as a bright star. जहां दुनिया भर के सभी देश बजट में कटौती कर रहे हैं, हमारे कुछ राज्य इसके विपरीत काम कर रहे हैं। वे पुरानी पेंशन योजना को वापस लाए हैं, जिसे अब तक सरकारों पर एक आर्थिक बोझ कहा जा रहा है। नई पेंशन योजना को 2 दशक पहले अपनाया गया था, तो अब क्यों राज्य पुराने वाले पर वापस जाना चाहते हैं? ये नई और पुरानी पेंशन योजनाएं क्या है, चलिए समझते हैं। पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत रिटायर्ड कर्मचारियों ने आखिरी महीने में जितना वेतन लिया होता है, उसकी आधी राशि मासिक पेंशन के रूप में मिलती है। इसके अलावा सरकार जब मौजूदा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है, तो पेंशन वाले कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता मिलता है। महंगाई भत्ता, जिसे डीए के नाम से भी जाना जाता है, बेसिक वेतन का कुछ प्रतिशत होता है। इसे बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए बढ़ाया जाता है। इसलिए पेंशन लगभग हर साल बढ़ती है और यह पैसा सरकार द्वारा दिया जाता है। हालांकि नई पेंशन योजना अंशदायी यानी कि कॉन्ट्रीब्यूटरी है, मतलब कर्मचारी अपने वेतन का 10% जमा करते हैं, जबकि सरकार की तरफ से रोजगार की अवधि के दौरान हर महीने 14% जमा होता है। यह पैसा लगातार बाजार में अलग अलग फंड और बॉन्ड में निवेश किया जाता है। जितना पैसा बनता है, सेवानिवृत्त होने पर वापस दिया जाता है। आप यह पैसा एक साथ या थोड़ा थोड़ा करके भी निकाल सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना नई योजना से कई कारणों से बेहतर है। चाहे आपकी सेवा की अवधि जितनी भी हो, आपको कम से कम आखिरी वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं नई पेंशन योजना जमा की गई राशि पर निर्भर करती है, जो आपकी सेवा की अवधि पर निर्भर होगी। पुरानी योजना में सरकार द्वारा पेंशन मिलने की गारंटी होती है, जबकि नई योजना में यह बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। फंड मैनेजर्स इन बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हैं, लेकिन नुकसान होने का खतरा हमेशा बना रहता है। सरकार ने पेंशन को बाजार की जोखिम पर छोड़ दिया है। अगर निवेश से लाभ होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सब कुछ गंवा देते हैं तो कहीं से कोई मदद नहीं मिलेगी। ट्रेड यूनियंस का कहना है कि यह मात्र अंदेशा नहीं है, बल्कि वास्तविकता है, और ऐसा हो रहा है। केंद्रीय कर्मचारी यूनियन संघ ने ऐसे एक उदाहरण का जिक्र किया। एक सरकारी कर्मचारी 13 साल से अधिक नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त हुए, जिनकी बेसिक आय 30,500 रुपए थी। पुरानी योजना के तहत उन्हें प्रति महीने 15,250 रुपए पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें केवल 2,417 रुपए ही मिले। इतनी कम राशि से पेंशनर अपना गुजारा कैसे करेंगे? तो फिर सरकारों ने इस नई योजना को अपनाया ही क्यों? जाहिर है कि इससे सरकार पर कम आर्थिक बोझ पड़ेगा। 2004 में सेना को छोड़कर केंद्र सरकार ने इसे सभी अधिकारियों पर लागू किया। तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। राज्य सरकारों के लिए यह स्वैच्छिक था। शुरुआत में राज्य सरकारें इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन अंततः पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों ने इस योजना को लागू कर लिया। अभी मैंने देखा था 2 महीने पहले सरकारी कर्मचारी सड़क पे आ गए। उन सबको मैं कहना चाहता हूँ, वो ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम 31 जनवरी तक उनकी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी। लेकिन अब कई राज्य जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू कर रही है। सरकारी कर्मचारी पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना लाने का दबाव बना रही है, लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। वे इसे देश की आर्थिक स्थिरता की कीमत पर मतदाताओं को लुभाने की एक सस्ती चाल बता रहे हैं। क्या यह सच है? चलिए इसकी भी पड़ताल कर लेते हैं। 30 साल में राज्यों के कुल पेंशन बिल में 3,131 करोड़ से 3,86,001 करोड़ तक की वृद्धि हुई है, और यदि पुरानी पेंशन योजना फिर से अपनाई गई तो यह बिल और बढ़ेगा। सरकार का कहना है कि देश के पास पेंशन देने के लिए इतना राजस्व नहीं है।
पेंशन बिल से निराश होने के बजाय हम अन्य कारकों पर नजर डालते हैं। जिस तेजी से पेंशन बिल बढ़ रहा है, राजस्व क्यों उतना नहीं बढ़ रहा? क्योंकि सरकार ने यह खुद चुना है। 2019-20 में 10 करोड़ रुपए से अधिक आय वाली लाभ कमाने वाली कंपनियों पर लगाए गए करों की दर केवल 22.5% थी। शायद आपको याद होगा कि सरकार ने कर में छूट का तोहफा इन कंपनियों को दिया था। सरकार का तर्क है कि जब व्यवसाय बढ़ेगा तो यह अधिक राजस्व लाएंगे। यदि ऐसा था तो राजस्व सरकार की अपेक्षा के हिसाब से क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्यों सरकार पेंशन बिल चुका पाने की स्थिति में नहीं है? क्योंकि इसके लिए सरकार ने जिस नव उदारवाद की सिद्धांत और योजना को लागू किया वह ही असफल हो गई। इसलिए केंद्र सरकार अन्य खर्चों पे कटौती कर रही है, उनमें से पेंशन भी एक है। ऐसी ही स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं में भी खर्च की कटौती की जा रही है। यह हुई केंद्र सरकार की बात। राज्यों की अलग कहानी है। जिन करों को राज्यों के साथ बांटना चाहिए उन्हें कम कर केंद्र सरकारों ने राज्यों के राजस्व को निचोड़ लिया है। अब राज्य उन छोटे मोटे करों और सरचार्ज के भरोसे हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच साझा नहीं होते। तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 सालों में केंद्र की आय में सेस और सरचार्ज का हिस्सा 10.4% से 26.7% तक बढ़ गया है और अब जीएसटी ने स्थिति को और भी खराब कर दिया है। इसके अलावा घाटे को कम करने के लिए सख्त सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं, जबकि केंद्र सरकार अपनी वित्तीय घाटे की सीमा को मनचाहे तरीके से बढ़ा सकती है। नई पेंशन योजना सभी के लिए बचने का एक आसान तरीका है, जिसमें मुनाफा तय ही है, कर्मचारियों के लिए नहीं लेकिन सरकारों के लिए। लेकिन इस बहस में केंद्र सरकार का पलड़ा अभी भी भारी है। जब कभी पेंशन विवाद उठता है तो उच्च अधिकारी और सरकारी बाबू ही नजर आते हैं, लेकिन उन हजारों सरकारी कर्मचारियों की कोई बात नहीं करता जो टैक्स स्लैब के अंदर भी नहीं आते, जिनकी किस्मत में केवल 2000 रुपए मासिक पेंशन ही है। तो बेशक इन उच्च अधिकारियों को पेंशन भले ही ना मिले, लेकिन क्या सरकार इन हजारों लोगों के लिए पुरानी पेंशन योजना वापस लाएगी? सरकारी कर्मचारी तो एक बहुत छोटा समूह है। इससे आगे बढ़कर हमें 60 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को एक उचित पेंशन देने के बारे में सोचना चाहिए। 5000 रुपए महीना ही सही। 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक रैंक एक पेंशन योजना के तहत रिटायर्ड सैन्य कर्मचारियों का भुगतान न करने के लिए फटकार लगाई थी। सरकार ने हमेशा की तरह बंद लिफाफे में अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इसे लेने से मना कर दिया और फिर सरकार को सबके सामने यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास अभी भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। यह सब नव उदारवादी योजनाओं के कारण हो रहा है, जिसने सरकारी खजानों को खाली कर दिया है और केवल अमीर ही इसके सभी लाभ उठा रहे हैं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, सरकार को अपनी गलती स्वीकार कर इसे सुधार कर लेना चाहिए। और ऐसा पूरी दुनिया में पहली बार नहीं हो रहा है। कई देशों में ऐसी पेंशन योजनाएं और कल्याणकारी योजनाएं हैं। फ्रांस में हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारणों पर विश्वास करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमने केवल पेंशन की आयु को बढ़ाने की मांग के लिए विरोध देखा है, लेकिन फ्रांस में लोग रिटायरमेंट आयु को बढ़ाने के फैसले के विरोध में सड़कों पर है। यहाँ न्यूनतम रिटायरमेंट आयु 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की जा रही है। यानी कि वहाँ की पेंशन योजना इतनी बढ़िया है कि लोग ज्यादा साल काम में नहीं बिताना चाहते। भारत भी ऐसा क्यों नहीं कर सकता? अगर जल्द ही 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की डींगे मारने से बात ना बने तो एक और विकल्प है, सुपर रिच, सबसे अमीर लोगों पर टैक्स लगाएं। शीर्ष 1% पर टैक्स लगाने से हमें बहुत पैसा मिल सकता है, जिससे कई काम हो सकते हैं। देश के सबसे अमीर व्यक्तियों की नेट वर्थ लगभग 650 लाख करोड़ है। इसका 58% यानी 373 लाख करोड़ केवल 1% लोगों के हाथों में है। 2% संपत्ति कर का मतलब है हर साल का 2.54 लाख करोड़। तो सरकारी कर्मचारियों की पेंशन छीनने के बजाय सरकार इन लोगों पर टैक्स क्यों नहीं लगाती? बेशक बात आज नई पेंशन नीति और पुरानी पेंशन नीति की हो रही है, लेकिन समस्या की जड़ ये भारी असमानता है जो गरीब का निवाला छीनकर अमीर के मुंह में डालती है। धन्यवाद। फिर मिलेगी अगले एपिसोड में। देखते रहिए हमारा पैसा हमारा हिसाब।